सोचिए एक ऐसा देश का तस्वुर कीजिए जहाँ ना बिजली का बिल हो, ना हॉस्पिटल का खर्चा, ना एजुकेशन लोन का बोझ, जहाँ माँ बनने पर पैसा मिले और पेट्रोल एक चाय के दाम से भी सस्ता हो। लगता है ना कोई सपना? नहीं, ये सपना नहीं था, एक हकीकत थी। और उस हकीकत का नाम था लिबिया। और इस हकीकत के सरताज थे एक शख्स, मुअम्मर गद्दाफ़ी। लेकिन दोस्तों, दुनिया को सपने पसंद नहीं आते, और ख़ास तौर से जब कोई मुसलमान सपना देखे तो वेस्ट की नज़रों में वो चुभने लगता है, जब तक वो उनके अपने ना हो। और इसीलिए 20 अक्टूबर 2011 को एक कैमरे के सामने एक ज़ख्मी, आधे नंगे और लहूलुहान नेता को मौत दे दी गई। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके साथियों को भी। और दुनिया ने इस जुल्म पर सिर्फ तमाशा देखा, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना इंसाफ मिला। आज हम उस कहानी को दोबारा ज़िंदा करेंगे। एक नेता की कहानी, एक कत्ल की कहानी और एक छुपी हुई हकीकत की कहानी। एक ऐसा शख्स जो वेस्ट के लिए ख़तरा साबित हुआ और मुसलमानों की और लीबिया की तारीख़ में अपना एक सुनहरा बाप छोड़ के गया। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। चलिए शुरू करते हैं असली हीरो का पहला एपिसोड। गद्दाफ़ी का लिबिया, जहां सरकार माँ बनी। गद्दाफ़ी ने जब 1969 में किंग इदरीस को एक ब्लडलेस कॉप से हटाकर लिबिया की कुर्सी संभाली तो दुनिया ने सोचा ये सिर्फ एक और मिलिट्री डिक्टेटर है। लेकिन गद्दाफ़ी ने कुछ अलग किया। उन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और फिर आम लोगों की ज़िंदगी बदलने लगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए, 0% इंटरेस्ट पर लोन, $60,000 हर नए शादीशुदा कपल को, पेट्रोल 14 सेंट्स पर लीटर, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, $5,000 हर माँ को। जॉब ना मिले तो सरकार सैलरी देगी, कार खरीदो तो आधा पैसा सरकार देगी। सिर्फ यही नहीं, ऑयल प्रॉफिट्स में लोगों के बैंक अकाउंट्स में जाते थे। और जब किसी को फॉरेन ट्रीटमेंट चाहिए होता तो सरकार $2,000 और ट्रैवल खर्चा भी देती थी। लिटरेसी रेट 25% से 86% तक गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ, जीरो डेट, $150 बिलियन का फॉरेन रिजर्व्स। यही था गद्दाफ़ी का लिबिया, एक सपनों का देश जो दुनिया को खटकने लगा। वेस्ट को क्या तकलीफ थी? गद्दाफ़ी सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए सपना देख रहे थे। एक अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, एक गोल्ड बैक दीनार, एक अफ्रीकन मॉनेटरी फंड। अगर ये होता तो डॉलर की मोनोपोली ख़त्म होती। फ्रांस, अमेरिका, यूके, इन सब को अपना इकोनॉमिक कंट्रोल छोड़ना पड़ता। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मीडिया ने नैरेटिव बनाया, नाटो ने अप्रूवल दिया और 2011 में लिबिया पर हमला हुआ। 20 अक्टूबर 2011, सिरते का खूनी दिन। गद्दाफ़ी त्रिपोली से भागकर अपनी जन्मभूमि सिरते में छुपे हुए। उनका कॉन्वे पकड़ा गया, उन्हें ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया जिंदा। उस वक्त के मोबाइल फ़ोन वीडियोस में क्लियरली देखा गया कि वो जिंदा थे, खून से लथपथ थे, लेकिन अभी भी बात करने की स्थिति में थे। रेबल्स ने उन्हें मारा, ठोका और उनके सीने में खंजर भोंका। उन्हें आधा नंगा करके एम्बुलेंस में डाला गया। तब तक वो बेहोश थे या मर चुके थे, कोई खबर नहीं। उनके बेटे मुतस्सिम को जिंदा मिसराता ले जाया गया। एक वीडियो में वो दिख रहे हैं जहां हॉस्टाइल कन्वर्सेशन करते हुए सिगरेट पीते हैं। लेकिन शाम तक उनकी लाश एक नए गले के घाव के साथ पब्लिक डिस्प्ले पर रख दी गई। HRW यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच की अगर रिपोर्ट हम लोग देखें तो डेथ ऑफ अ डिक्टेटर, ब्लडी वेंगेंस इन सिरते, ह्यूमन राइट्स वॉच ने 50 पेज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया कि 66 कॉन्वे के मेंबर्स को डिसआर्म करने के बाद मिसराता मिलिशिया ने उन्हें म्यूचुअल टॉर्चर दिया और फिर महारी होटल में गोली मारी। उन्होंने हॉस्पिटल मॉर्चरी फोटोज, मोबाइल वीडियोस और विटनेसेस का बयान यूज़ करके प्रूव किया। ये मास एग्जीक्यूशन थी, ये वॉर क्राइम था। HRW के डायरेक्टर पीटर बॉकार्ट ने कहा, हर केस में ये लोग पहले जिंदा दिखाए गए, फिर कुछ ही घंटों बाद उनकी लाश मिलती थी। अब तक कोई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। HRW ने बोला, ये लिबिया के नए लीडरशिप के लिए पहला इम्तिहान होना चाहिए था, लेकिन जस्टिस अब तक गायब है। अब ये कत्ल था या एक इनकलाब था? गद्दाफ़ी एक फ्लॉड लीडर थे, लेकिन उनकी सोच में एक बात साफ थी,
पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए, आईएमएफ के नहीं। आज जब हम लिबिया की तरफ देखते हैं, हमें सिर्फ मिलिशियाज, पॉलिटिकल अनार्की और बिखरी हुई इकॉनमी दिखती है। और तब याद आता है वो एक आदमी जो टेंट में रहता था मगर दुनिया के सबसे अमीर देश का नेता था, जो मिडल ईस्ट को जोड़ने का सपना देख रहा था, जो चाह रहा था अफ्रीका उठ खड़ा हो, लेकिन उसे गोली से नहीं नैरेटिव से मार दिया गया अपने ही लोगों के हाथ। गद्दाफी के बाद एक देश का बिखरा हुआ हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा सकती है। गद्दाफी के बाद जो खोखली आज़ादी मिली, उसने लिबिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आज ट्रिपोली में एक सरकार है और ईस्टर्न लिबिया में दूसरी। दोनों एक दूसरे को नहीं मानते और इस सियासी लड़ाई ने इलेक्शंस तक को नामुमकिन बना दिया है। एक यूनिफाइड गवर्नमेंट का सपना 10 साल बाद भी अधूरा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, सीज़फायर के बावजूद गोलियां, 2020 का सीज़फायर एग्रीमेंट सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। हर कुछ महीने बाद ट्रिपोली, मिसराता या बेनगाजी में क्लैशेस होते हैं। अभी हाल ही में ट्रिपोली में एक मिलिशिया लीडर के कत्ल ने फिर एक बार जंग के जख्मों को ताज़ा कर दिया। लोग कह रहे हैं गद्दाफी था, अमन था, आज सिर्फ मुश्किलात और मसाइल हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑयल है लेकिन अमन नहीं। लिबिया के पास आज भी दुनिया का बेस्ट क्वालिटी स्वीट क्रूड ऑयल है, लेकिन जब ऑयल के फील्ड्स पर मिलिशियाज का कब्जा हो और हर सरकार दूसरी को इलेजिटिमेट कहे तो इकोनॉमी की नैया डूबती है। करेंसी वीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, युद्ध बेरोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है। एक वक्त का रिच लिबिया, सपनों का लिबिया आज आईएमएफ से भीख मांगने पर मजबूर है। ये पहली बार नहीं है जब वेस्ट ने एक बढ़ती हुई मुस्लिम ताकत को अपने लिए ख़तरा समझा, चाहे वो इराक का सद्दाम हुसैन हो या ईरान का मुसद्दिक या गद्दाफी। हर उस लीडर को सिस्टम से हटा दिया गया जो खुद मुख्तारी, ऑयल कंट्रोल और मुस्लिम यूनिटी की बात करता था। इन मुल्कों का असली जुर्म ये था कि उन्होंने डॉलर के बदले दिनार, आईएमएफ के बदले अपना बैंक और स्लेवरी के बदले सॉवरेनिटी चाहा। वेस्ट हमेशा से डिवाइड एंड डीस्टेबलाइज की पॉलिसी पे चलता आया है और मुस्लिम दुनिया इसका सबसे बड़ा शिकार बनी। दोस्तों, गद्दाफी को मार दिया गया, लेकिन उनका नाम, उनका सपना आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, हर उस इंसान में जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे वो डिक्टेटर था, तो उससे पूछिए डिक्टेटर था या तुम्हारे मालिक का डर। ऐसे और भी असली हीरोज़, वो मुस्लिम हीरोज़ जो वेस्ट के शिकार हुए, जो तारीख़ के पन्नों में मीडिया के नैरेटिव्स के चलते एक गलत तस्वीर जिनको दे दी गई, उनकी असल तस्वीर हम इस सीरीज़ के ज़रिए आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे।